राहुल को न सत्ता से प्यार है और न ही सत्ता की भूख। सियासत के इस दौर में राहुल गांधी के इस बयान को आज हम डिकोड करेंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि एक किताब द दलित ट्रुथ के विमोचन के मौके पर राहुल गांधी ने सब कुछ उड़ेल कर रख दिया। राहुल गांधी ने यूपी चुनाव की हार का जिक्र भी किया। उन्होंने एक राज से पर्दा उठाते हुए कहा कि यूपी चुनाव में कांग्रेस ने मायावती को सीएम पद का ऑफर किया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसके पीछे भी राहुल गांधी की ओर से तर्क दिए गए हैं। हार का ठीकरा क्या दूसरों पर फोड़ने की राहुल गांधी कर रहे हैं कोशिश? उनके बयानों के क्या मतलब और मायने निकाले जाएं? इस पर दंगल में बड़ी बहस होगी, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। देश ने सिर्फ मुझे प्यार नहीं दिया, देश ने मुझे जूते भी मारे। नहीं, आप समझ नहीं सकते कितनी जोरों से, कितनी हिंसा से इस देश ने मुझे मारा है, पीटा है। तो मैंने सोचा ये हो क्यों रहा है, और जवाब मिला, देश मुझे सिखाना चाहता है। यूपी चुनाव के नतीजों को आए 1 महीने होने को है, लेकिन राहुल ने आज जाकर सरेआम अपनी हार का पोस्टमार्टम किया है। हालांकि इसमें ना तो अपनी पार्टी की खामियों को गिनाया, ना ही कांग्रेस की गिरती साख का जिक्र किया। यूपी में कांग्रेस की शर्मनाक हार का सारा मलबा मायावती पर डाल दिया है। आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए। बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। जिन लोगों ने, कांशीराम जी ने, रिस्पेक्ट करता हूं मैं, खून पसीना देके दलित आवाज जो थी उत्तर प्रदेश की, उसको जगाया। कांग्रेस का नुकसान हुआ, वो अलग बात है, मगर उस आवाज को जगाया। आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीएसपी की भदपिटी है। दोनों पार्टियां अपने दम पर चुनाव लड़ी, लेकिन नतीजे में दोनों पार्टियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। यूपी विधानसभा की 403 सीटों में से कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि मायावती की पार्टी बीएसपी ने सबसे खराब प्रदर्शन करते हुए महज 1 सीट जीत पाई। दिल्ली में एक किताब के विमोचन के मौके पर राहुल गांधी बोल रहे थे। बोल क्या रहे थे? गिन गिन कर अपने दर्द भी बयां कर रहे थे। वैसे सियासत में ना तो सीखने की कोई उम्र होती है, ना ही कोई निर्धारित समय। जब भी मौका मिले सीख लेना चाहिए। राहुल भी शायद इसी का जिक्र कर रहे थे, लेकिन कभी सोनिया गांधी के हवाले से सत्ता को जहर कहने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज भी कहा कि उन्हें सत्ता से प्यार नहीं है, देश से प्यार है। मैं सत्ता के बीच में पैदा हुआ, बिल्कुल बीच में, और बड़ी अजीब सी बीमारी है, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। अब क्यों? अब मैं आप सच्चाई बोल रहा हूं, प्यार है देश से, इसीलिए मैं, जैसे एक प्रेमी होता है, जिससे वो प्रेम करता है, वो उसको समझना चाहता है। जब बात सत्ता और संविधान की निकली तो राहुल ने आरएसएस को भी घसीट लिया। मैं कहता हूं कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करनी है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है? इंस्टीट्यूशन से। इंस्टीट्यूशन सबके सब आरएसएस के हाथ में है। इंस्टीट्यूशन आपके और हमारे हाथ में नहीं है। अगर इंस्टीट्यूशन आपके और हमारे हाथ में नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हाथ में नहीं है। किताब के विमोचन के मौके पर राहुल ने संघ से लेकर संविधान तक, मायावती से लेकर सत्ता के मोह माया तक सबका जिक्र किया। बताया कि आज देश खतरे में है, संस्थाओं पर केंद्र का कंट्रोल है। आज कांग्रेस राहुल की तरफ टकटकी लगाकर देख रही है। ऐसे में कब तक आखिर बैसाखी के सहारे राहुल गांधी सियासत की सीढ़ी चढ़ने का बहाना तलाशते रहेंगे? आज तक ब्यूरो।
इसी मुद्दे पर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। वैसे आपको बताते चले 2014 के बाद 49 चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ चुकी है, 39 वो हार चुकी है। 2014 के बाद उसके 222 ऐसे प्रत्याशी रहे जो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन थाम चुके हैं। 177 ऐसे सांसद या फिर विधायक रहे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़कर दूसरी पार्टी का हाथ थाम लिया है। ऐसे में खुद में झांकने के बजाय एक तरफ वो मायावती की आलोचना करते हुए कि उनको सीएम पद का ऑफर दिया था, बहुत बड़ा यह खुलासा है। इसके मतलब मायने क्या समझे जाए और राहुल गांधी के बयानों को लेकर चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, राज्यसभा के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ अजय आलोक जी, प्रवक्ता जेडीयू के जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, आरजेडी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में सुप्रिया श्रीनेत भी आपको कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता दिखाई देंगी। लेकिन सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए सुधांशु त्रिवेदी जी, चुन चुनकर बीजेपी पर, आरएसएस पर हमला करते हुए राहुल गांधी नजर आए। उन्होंने कहा मुझे देश से प्यार है, मुझे सत्ता से प्यार नहीं है। और आरएसएस ने, खासतौर से आरएसएस का जिक्र किया कि तमाम देश की जो संस्थाएं हैं उसको अपने वश में कर लिया है और इसको छुड़ाना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उनके इस बयान पर क्या होगा जवाब आपका? देखिए चित्रा जी, जो लोग ये कहते हैं कि आरएसएस ने किसी प्रकार का कब्जा किया हुआ है, आरएसएस का तो ऑफिशियली कुछ भी लेना देना नहीं है सरकार के साथ। आरएसएस चरित्र निर्माण करता है और चरित्र निर्माण और व्यक्ति निर्माण जानते क्या होता है कि भारत की राजनीति में आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए वो सब प्रधानमंत्री बनने के बाद नेता बने, इंक्लूडिंग इंदिरा जी एंड जवाहरलाल नेहरू। इंदिरा जी इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में गूंगी गुड़िया बन के प्रधानमंत्री बनी थी, कोई पार्टी के अंदर ही सर्वमान्य नेता नहीं थी। और जवाहरलाल नेहरू जी के समय सर्वमान्य नेता सरदार पटेल थे, गांधी जी की कृपा से बने थे। सिर्फ दो प्रधानमंत्री हुए, अटल जी और मोदी जी, जिनके प्रधानमंत्री बनने से बरसों पहले आप सड़क पर राह चलते किसी आदमी से पूछिए कि कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए, उसने कहा था मोदी जी। अटल जी के लिए लोग बरसों बरस तक कहते रहे। यह होता है व्यक्ति का निर्माण। नैसर्गिक नेता बन के प्रधानमंत्री बनना, प्रधानमंत्री बन के नेता नहीं बनना। अब दूसरी बात, अगर इन्हें इस बात पे आपत्ति है तो राहुल गांधी जी बताएंगे नेशनल एडवाइजरी काउंसिल क्या थी भाई? नेशनल एडवाइजरी काउंसिल एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सोनिया जी का महान त्याग बताया जाता था कि वो प्रधानमंत्री का पद उन्होंने छोड़ दिया और कैबिनेट मंत्री का पद ले लिया, जो बाद में लाभ का पद भी घोषित हो गया और जिसके लिए उनको त्यागपत्र भी देना पड़ा। अब मैं तीसरी बात कहता हूं, जो उन्होंने मायावती जी के संदर्भ में बात कही, तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये बताइए, जब चंद्रशेखर रावण से मिलने के लिए प्रियंका गांधी गई थी, वो पहला मौका था जब मायावती ने खुलेआम इनकी आलोचना की थी। तो आप किससे गठबंधन करना चाहते थे? आपने तो मायावती के साथ गठबंधन उसी समय तोड़ दिया था। दूसरी बात याद दिलाना चाहता हूं, आज ये इस बात की याद कर रहे हैं सीएम का पद ऑफर किया। अरे भाई, कांग्रेस की हैसियत ही क्या थी? मतलब मेढकी को भी जुकाम होने लगा। चित्रा जी, आज से 25 साल पहले 1996 का विधानसभा यूपी का, तब 425 सीटें होती थी उत्तर प्रदेश में। बसपा कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी थी काशीराम जी के जमाने में, और 125 सीटें कांग्रेस और 300 सीटें बसपा लड़ी थी 1996 में। मगर उस चुनाव के बाद मुख्यमंत्री हमने बनाया था मायावती जी को, कांग्रेस ने नहीं। तो मुझे लगता है शायद राहुल गांधी जी को भारत की राजनीति का यथार्थ, अपनी परिस्थिति, संघ की समझ और बहुजन समाज पार्टी के साथ भी अपने गठबंधनों के बारे में शायद उनको स्वयं जानकारी नहीं है। इस कारण से वो इस प्रकार की बात करते हैं। यदि उन्होंने अपनी पार्टी का इतिहास पढ़ लिया होता तो शायद वो इस प्रकार की बातें नहीं। अपनी पार्टी का इतिहास क्या सुप्रिया श्रीनेत जी नहीं पढ़ा राहुल गांधी ने? और यहां पर हार का ठीकरा ये कहकर कि दरअसल मायावती जी ने ठीक से उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं लड़ा, फिर तो कांग्रेस पार्टी से भी सवाल पूछा जाएगा ना कि क्या कांग्रेस ने ठीक से चुनाव लड़ा होता तो उसको 2 सीटों पर जीत हासिल क्यों हुई होती? और 2014 के बाद जब से मोदी युग की शुरुआत हुई है, 49 में से 39 चुनाव, 39 इलेक्शन कांग्रेस पार्टी हार चुकी है, तो इसका ठीकरा दूसरों पर क्यों फोड़ा जा रहा है? सुप्रिया जी, मुझे नहीं लगता कि आपने स्पीच सुनी है, क्योंकि अगर सुनी होती तो हार का ठीकरा कहीं भी नहीं फोड़ा जा रहा है। वो एक पुस्तक विमोचन में गए थे, बाबा साहब की बात कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे और दलितों पर हुए अत्याचार की बात कर रहे थे। हार का ठीकरा कहां फोड़ा जा रहा था, मुझे नहीं समझ में आया। आपको वही इंपोर्ट कहां से मिला? उन्होंने ये बोला कि मायावती जी, कांशीराम जी ने एक मूवमेंट शुरू किया था और इससे हमारा नुकसान हुआ, लेकिन वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। मायावती जी ने उस मूवमेंट को पूरी तरह से खत्म कर दिया, क्योंकि ये सबको पता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में, इस चुनाव में मायावती जी भाजपा की बी टीम बनकर
उनके इशारों पर कैंडिडेट से लेकर हर चीज कर रही थी। ये सच है कि मायावती जी ने अपनी खुद की राजनीति को आहत किया भाजपा का फायदा पहुंचाने के लिए, और सबको पता है ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रिमोट कंट्रोल सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के हाथों में था, चाबी वहां से उमेठी जाती थी। तो मुझे नहीं पता आपने वो स्पीच पूरी तरह से सुनी, जब वो बी टीम थी बीजेपी की, तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी ए टीम बनाने की कोशिश क्यों की मायावती को? बताती हूं, बी टीम बाद में साबित हुई। हम 1 साल से उनसे बात करना चाह रहे थे, वो मिलना भी नहीं चाह रही थी, और तब समझ में आने लगा कि ऐसा ये क्यों कर रही हैं। हम तो चाहते थे हम मिलकर लड़े और हम मिलकर शिकस्त दे बीजेपी को, हम आहत जो हुए हैं दलित उनके लिए लड़ाई करें, लेकिन मायावती जी लड़ना ही नहीं चाहती थी। ये तो जब उनका एक्शन खुलता गया तो समझ में आया कि ये तो बीजेपी के इशारों पर चल रही हैं। हमें तो लगता था मायावती जी एक जमाने में बड़ी धाकड़ महिला हुआ करती थी, मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, अपने बल पर उन्होंने सरकार बनाई थी, तो हमें लगा कि वो भाजपा को हराना चाहेंगी। वो ऐसी ताकतों को जो दलित विरोधी मानसिकता की है, आप सारी बातें भूल जाइए। भंवर मेघवंशी का तो नाम सुना होगा ना, सुधांशु जी, आरएसएस ज्वाइन करी थी, दलित युवक थे, उनकी किताब तो पढ़ी होगी आपने, और उन्होंने क्या कच्चा चिट्ठा खोला है आरएसएस का, किस तरह से उन लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है, किस तरह से दलित विरोधी मानसिकता है, किस तरह से अभी भी ब्राह्मणत्व है। आप सब कुछ भूल जाइए। भागवत जी का बयान तो याद ही है आपको 2020 का, जिसमें उन्होंने कहा रिजर्वेशन पर फिर से चर्चा होनी चाहिए। तो आरएसएस रिजर्वेशंस के खिलाफ है, आप मूलतः दलितों के खिलाफ है। इस तरह की बातें कर कर यहां पर, और आपने एक बात बोली, जब तक मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी लेकिन ऑडियो आना शुरू हो गया था, नेहरू और इंदिरा नेता नहीं थे प्रधानमंत्री बनने से पहले। अरे बात लंबी फेंकिए तो ऐसी फेंकिए कि हजम हो जाए। आपको लगता है नेहरू और इंदिरा नेता नहीं थे प्रधानमंत्री बनने से पहले? आपके इंडिया शाइनिंग को शिकस्त देने वाली सोनिया गांधी नेता नहीं थी प्रधानमंत्री या नेता बनने से पहले? क्या बात आप लोग करते हैं? जिस तरह का सैक्रिफाइस उन्होंने किया वो आप नहीं कर सकते। लेकिन मैं इसका जवाब ले लेती हूं मैं। हाँ नहीं, एक मिनट मैं बोल रही हूँ, अभी मुझे बोलने दीजिए। आपका कैमरा भी टाइम से नहीं पहुंचा, सारी यहाँ पे हो जाती आपकी बात हो गई, डिबेट में बैठी हुए ना सुप्रिया जी, आपकी बात हो गई, जवाब ले लीजिए। अभी पूरे पौन घंटे बाकी हैं। तब वो बोल रहे थे, वो मेरी एब्सेंस में बोल रहे थे ना मेरे बारे में, पीएम के चरित्र की बात कर रहे थे। आरएसएस चरित्र का निर्माण करती है, गजब चरित्र का निर्माण करती है, क्योंकि आरएसएस की सोच वाले आदमी इस देश के राष्ट्रपिता पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या करते हैं। ये चरित्र निर्माण करते हैं आप ये चरित्र निर्माण करते हैं कि यति नरसिंहारन से लेकर कालीचरण तक महात्मा गांधी को गाली देता है। आप इस चरित्र का निर्माण करते हैं कि गेरुआ की गरिमा को न रखकर औरतों को रेप की धमकी दी जाती है इस देश में। ये चरित्र निर्माण आप कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। ठीक है, इन तमाम सवालों का जवाब मैं ले लूंगी सुधांशु त्रिवेदी जी से, लेकिन जो बातें यहां पर बार बार सुप्रिया श्रीनेत आप कहते हुए नजर आ रही हैं कि क्यों हमें यही दिखा। देखिए, बात दरअसल इतनी है ना कि दलित वोट बैंक को लेकर उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में तमाम पार्टियां आगे तो बढ़ रही हैं, लेकिन मायावती को अगर 12% वहां पर वोट और 1 सीट मिली है तो वो सारा का सारा बीजेपी की तरफ शिफ्ट गया है। वो कांग्रेस की तरफ क्यों नहीं आया? कांग्रेस पार्टी क्या वहां पर दलितों को, वहां के लोगों को समझा पाने में, यानी आप जो बातें कह रही हैं वो बातें वहां के लोगों को समझ नहीं आ रही है। बीजेपी जो भरोसा जता रही है उसके बल पर उसको 270 से ज्यादा सीटें मिल जाती हैं, तो कहीं तो कमी होगी आपके भीतर। तो ये आप इस बात को खुद के भीतर पूछ रहे हैं। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, वक्तव्य की बात नहीं है। आप लगातार मीडिया को भी कटघरे में कैटेगराइज यहां पर करते हुए कि राहुल गांधी की ये बात समझ में आती है, ये नहीं समझ में आती है, तो जरा आंकड़ों के आधार पर भी बात कर लेना। इस वजह से मैं सवाल पूछ रही हूँ। अगर एक सेकंड मैडम, एक सेकंड सुप्रिया जी, एक सेकंड सुप्रिया जी, नहीं सुनिए ना सुप्रिया जी, एक सेकंड सुनिए, ठीक है? एक सेकंड सुप्रिया जी, मुझे भी बहुत सारे मुहावरे आते हैं, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है, एक सेकंड सुप्रिया जी, एक सेकंड सवाल तो सुनिए, एक सेकंड सवाल तो सुनिए। आप अगर मेरे ऊपर टिप्पणी करेंगी तो मैं आपसे पलट के सवाल भी नहीं पूछूं। अब सुप्रिया जी इतना तो है ना, मेरा सीधा सा सवाल है, अगर मायावती का वोट बैंक कमजोर हुआ है और उनको 1 सीट मिली है, देखिए आज तक के इतिहास में अगर हम देखें उठाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति को, तो वहां पर 22% वोट मायावती को हमेशा मिलता रहा है, लेकिन इस बार अगर वो 12% पर आकर सिमट गई हैं तो बीजेपी ने सेंधमारी की है उनके वोट में, कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी ने सेंध नहीं लगाई है। तो आपकी बातें दलितों को समझ में क्यों नहीं आ रही हैं फिर? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि हम दलितों को मुखरित नहीं कर पाए, और इसीलिए हम उनके हक और हुकूक की बात कर रहे हैं कि उनको मुखरित करना जरूरी है, उनके हक की बात करना जरूरी है। आप 1 से लेकर 10 तक क्राइम अगेंस्ट वुमेन उत्तर प्रदेश में उठा लीजिए, 8 में से 10 दलित औरतों के खिलाफ है। क्या शाहजहांपुर और क्या उन्नाव और क्या हर चीज? ऐसा क्यों है? क्योंकि दलित विरोधी मानसिकता है।
एक विशेष वर्ग के लोगों को लगता है कि उनको राजनीतिक संरक्षण मिलेगा और उसके चलते ये होता है। आज की तारीख में भी जिस तरह की बातें इस देश में कही जा रही हैं और जिस पर टेलीविजन डिबेट नहीं हो रहे, और मैं आप पर टिप्पणी नहीं कर रही हूं, लेकिन हाँ मुझे दुख है कि बजरंग मुनि जैसे एक व्यक्ति पर जो खुलेआम हमारे सनातन धर्म का तौहीन करता है, हमारे सनातन धर्म की गरिमा को नष्ट करता है, गेरुआ पहनकर कहता है मैं औरतों का खुलेआम बलात्कार करूंगा, उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता है। पुलिस का नाम सुन के हाथ पैर जोड़ देना थोड़ी कानून व्यवस्था होती है। ठीक है, ये बना दिया देश को। सुधांशु त्रिवेदी जी, ट्रेनिंग है, यह इनका चरित्र है। अजय आलोक, मृत्युंजय तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी जो सवाल यहाँ पर सुप्रिया खड़ी कर रही हैं उसका जवाब दीजिए आप। देखिए, मैं बिल्कुल शांति से सुप्रिया जी को सुना। मैं अपेक्षा करूंगा कि वो शांति से मेरी बात सुने। पहले आज का फैक्ट यह है कि दलितों के विरुद्ध अत्याचार में और महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार में आज की डेट में देश में सबसे नंबर 1 का राज्य है राजस्थान। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आपने तो ये बात कही, यहां तो हकीकत में जिन लोगों की हत्या हुई, जहां महिलाओं का घनघोर बलात्कार हुआ कश्मीर के बारे में, वहां तो आपकी कांग्रेस की केरल की यूनिट ने लिख दिया कुछ खास हुआ ही नहीं था, भले ही बाद में डिलीट कर लिया गया। खैर छोड़िए, उस विषय पे हम नहीं जाते हैं। हम सिर्फ आपको यह बताना चाहते हैं कि जो आपने कहा कि इंदिरा जी और नेहरू जी नेता थे, तो ये बताइए 16 में से 15 कांग्रेस कमेटियों ने सरदार पटेल का समर्थन किया था, यह सत्य है कि नहीं? अगर 16 में 15 किसी एक के पक्ष में है तो नेता कौन बड़ा है? उस जमाने में सी राजगोपालाचारी जी हो, राजेंद्र बाबू हो, पुरुषोत्तम दास टंडन हो, मदन मोहन मालवीय जी हो, सरदार पटेल हो, ये सब नेहरू जी से बड़े नेता थे। और उसका प्रमाण यह है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद, आजादी के बाद कांग्रेस का जो पहला अध्यक्ष का चुनाव हुआ, नेहरू जी कृपलानी जी के पक्ष में थे, मगर नेहरू जी के विरोध के बावजूद पुरुषोत्तम दास टंडन अध्यक्ष बनकर आए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं अपनी पार्टी का जाकर पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मैं किताब का नाम बता दे रहा हूं, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर बाय दुर्गा दास, जिसमें गांधी जी का कोट है कि नेहरू को उन्होंने क्यों समर्थन किया। पढ़ लीजिएगा नेहरू कितने बड़े नेता थे प्रधानमंत्री बनने से पहले। अब इंदिरा जी के ऊपर आइए। अरे इंदिरा जी जब बनी तो सबको पता है, अपनी पार्टी उनके साथ नहीं थी। ब्रह्मानंद रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, निजलिंगप्पा, कामराज, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, सब इंदिरा जी से बड़े नेता थे और इसीलिए वो टूट गई थी। पार्टी तोड़कर अंतरात्मा की आवाज के ऊपर वो अलग हुई। और अब तो बहुत सी पुस्तकें ये भी उपलब्ध हैं कि उसमें देशी और विदेशी शक्तियों का क्या रोल था, वो भी आप जाकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सी आर्काइव्स अब विदेश की जाके खुल गई हैं। तो पूरे देश को पता है कि वास्तविक नेता कौन था। और बाकी जो आपके नेता बने राजीव जी और वो सब छोड़ दीजिए। अब मैं आता हूं दलित वाले मुद्दे के ऊपर। देखिए, जानते हैं क्यों है मायावती जी को क्यों नहीं विश्वास हुआ? जब 1995 में स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ, मुलायम सिंह जी की पार्टी ने मायावती जी के ऊपर कातिलाना हमला किया। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मूक दर्शक बने देखते रहे। और सुप्रिया जी, आपको याद दिला दूं, भाजपा से गठबंधन उस समय मायावती जी ने नहीं किया था, काशीराम जी ने किया था। तब मायावती जी तो इंपॉर्टेंट ही नहीं थी। 95 में भी काशीराम जी ने किया, 97 में भी काशीराम जी ने किया, 2002 में भी काशीराम जी ने किया, क्योंकि उनको इस बात का एहसास हुआ कि जब दलितों पर घनघोर आक्रमण होता है तो उसकी रक्षा सिर्फ भाजपा करती है। और अब हमें दलितों ने क्यों समर्थन दिया? किसी ने हमें थाली में सजा के नहीं दिया कि मायावती जी ने हमको शिफ्ट कर दिया हो। जो मोदी जी की सरकार ने काम किया, चाहे दलितों को अनाज पहुंचाना हो, शौचालय पहुंचाना हो, जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पहुंचाना हो, सबसे बड़ी बात गुंडागर्दी से सुरक्षा देने का काम योगी जी की सरकार ने किया। और इस कारण से दलितों के मन में यह विश्वास आया। दलित चैंबर ऑफ कॉमर्स हमारे टाइम में बन के दिखाई पड़ा, इसलिए उनके मन में एक विश्वास आया। अजय आलोक जी और मृत्युंजय तिवारी जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं आ रही हूँ सुप्रिया जी, लेकिन ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी को लेकर बीजेपी भी इतना प्यार बरसा रही है, कांग्रेस पार्टी भी इतना प्यार बरसा रही है। अब इसके पीछे की क्या पॉलिटिक्स है? राजनीतिक विश्लेषक जुड़ते तो इस सवाल का जवाब मैं जरूर लेती, लेकिन सुप्रिया सुनील जी, राहुल गांधी 2013 में जयपुर के चिंतन शिविर में कहते हैं कि सत्ता जहर है, ये बात मेरी मां ने कहा। आज उनकी ओर से कहा गया कि मुझे सत्ता से प्यार नहीं है, लेकिन सारी की सारी कवायद तो सत्ता के लिए ही चल रही है ना। आज आपके सवाल का जवाब दूंगी, क्योंकि आप काफी बार ये सवाल पूछ चुकी हैं और आप जैसे जर्नलिस्ट और भी कई बार टीवी पर ये सवाल पूछ चुके हैं। 1991 के बाद क्या कोई भी गांधी नेहरू परिवार से सत्ता में प्रधानमंत्री पद पर या किसी और पद पर रहा है? तो जब डिसइंटरेस्ट इन सत्ता कहा जाता है, इंटरेस्ट इन नेशन कहा जाता है, तो उसका यह मतलब होता है
आप सोच सकती है भाजपा में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके नाम पर चुनाव जीता जाए, जो इंडिया शाइनिंग को ध्वस्त करके 2-2 बार यूपीए की सरकार बनाए और पद से चला जाए? आप सोच सकती है कि राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन मैं क्योंकि आरएसएस की ट्रेनिंग अच्छी रहती है आधा सच और पूरा झूठ बोलने की, मैं एक सत्य सुधांशु जी से सटीक सवाल में पूछना चाहती हूं। आपने कहा हमारी सरकार थी, व्हाट अबाउटरी आप लोगों की के डीएनए में है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूं, जिस कश्मीर का आप जिक्र कर रहे थे, और जब कश्मीर हुआ तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी जिसको भाजपा का समर्थन था, आपने क्यों नहीं समर्थन वापस लिया? आप तमाम जगह जाकर लगातार झूठ बोलते हैं इन मुद्दों पर। आज ये बात बताइए कि आप मूक दर्शक बनकर धृतराष्ट्र क्यों बने रहे? आखिर क्यों आपको सत्ता का लालच इतना था कि आपने समर्थन वापस नहीं लिया? आपने वो सरकार सब चलने दी। इस बात का जवाब है आपके पास? चलिए, इसका जवाब मैं सुधांशु जी से ले लूंगी। अजय आलोक जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक वो तमाम मुद्दों पर रोशनी डाल रही हैं और वो कह रही हैं कि आप बताइए 1991 के बाद, राजीव गांधी के बाद आखिर ऐसा कौन सा वक्त आया जब गांधी परिवार से किसी ने भी सत्ता की कमान संभाली हो? यह अलग बात है कि 1998 के बाद लगातार जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश, जो देश के अध्यक्ष रहे हैं, वो उसी परिवार से आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद को लेकर जो बातें उनकी ओर से कही गई हैं, उस पर क्या कहेंगे अजय आलोक? भाई, जब आप सुपर प्रधानमंत्री हैं तो आपको प्रधानमंत्री बनने की जरूरत क्या है? चित्रा जी जरा बताइए मुझे। राहुल गांधी के 2-3 वक्तव्य हैं जिन पर मैं कुछ कहना चाहता हूं कि हिपोक्रेसी हिंदी मतलब दोगलई, ये एक बिल्कुल अलग सीमा पे पहुंची हुई है। उन्होंने कहा कि काशीराम जी की बहुत इज्जत करता हूं, हालांकि उन्होंने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन उन्होंने दलितों को जागृत किया। तो ठीक है, आज उन्होंने स्वीकारोक्ति तो की कि काशीराम के आने के पहले जो दलित कांग्रेस पार्टी को वोट देता था, उस दलितों को कभी कांग्रेस ने जागृत नहीं किया, सिर्फ दलितों का शोषण किया। राहुल गांधी के कहने का यही मतलब है। उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशंस के बिना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है। अब आप बताइए, इस देश में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन क्या है? सुप्रीम कोर्ट। दूसरा इंस्टीट्यूशन क्या हम कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तीसरा इंस्टीट्यूशन क्या कहेंगे? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में अफजल गुरु पार्लियामेंट हमले का दोषी, उसको फांसी होती है। अफजल भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, राहुल गांधी सपोर्ट करते हैं। तो इंस्टीट्यूशन का मजाक किसने उड़ाया यूनिवर्सिटी लेवल पर? आ जाइए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, कैसे ऑर्डिनेंस फाड़ा था, प्राइम मिनिस्टर की क्या इज्जत की थी, देन सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की, ये पूरे देश को पता है। डिनर, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का फेयरवेल डिनर छोड़ के बैंकॉक छुट्टी मनाने चले गए थे। एक्सप्लेनेशन दिया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि नहीं, प्रायर परमिशन के साथ गए थे। ये थी इंस्टीट्यूशन की इज्जत। तीसरी, सुप्रीम कोर्ट 1973 एएन रे को सुपरसीड किया, इतने ही पे नहीं माने, उसके बाद जस्टिस बेग को भी सुपरसीड करवाया गया, और तो और 1964 में नेहरू जी ने भी सुपरसीड किया था। तो ये हो गई इंस्टीट्यूशन की इज्जत कांग्रेस के द्वारा। तो भैया, जो इस पार्टी को ना इंस्टीट्यूशन की इज्जत रही है, ना कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत रही है, इमरजेंसी में कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर घुसा दिया 1942 अमेंडमेंट के थ्रू, वो आज बैठ के यहां पे ज्ञानवर्धन कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन के बिना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, और हम लोग उस पर डिबेट कर रहे हैं। जो आदमी खुद इंस्टीट्यूशन की इज्जत नहीं करता हो, जो आदमी खुद कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत नहीं करता, उसको क्या अधिकार है नेशनल टीवी पे या कहीं भी ये बयान देने का? बात यह है कि जल बिन मछली की तरह तड़प रहे हैं। 125 साल पुरानी पार्टी की यह हालत हो गई कि 1 साल से मायावती के आगे घिघिया रहे थे, अलायंस कर लो, अलायंस कर लो, अलायंस कर लो, और बहन जी इनको घास नहीं दे रही थी। ठीक है, और इस तरह से हंसने से नहीं होगा, क्योंकि देश आप पे हंस रहा है, और उसके ऊपर आके इस तरह से वक्तव्य देना, ये शर्मिंदगी की पराकाष्ठा है, जो है ही नहीं, इनमें शर्म बची हुई है। मृत्युंजय तिवारी जी की भी एक टिप्पणी ले लेती हूं। मृत्युंजय तिवारी जी, जब बिहार के रिजल्ट आए थे तो आरजेडी का जिस तरह का प्रदर्शन रहा था और जितनी सीटें आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी को दी थी, वो आपकी उम्मीदों के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई थी बिहार में। तो क्या बहन मायावती को उत्तर प्रदेश में यही लगा कि कांग्रेस के साथ जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 2017 का अखिलेश के साथ भी उदाहरण सामने था, 2020 का आरजेडी के साथ भी उदाहरण सामने था, इसी वजह से बहन मायावती ने पलटकर फोन नहीं किया? और राहुल गांधी ने जो बातें आज कही है उस पर क्या टिप्पणी करेंगे आप, मृत्युंजय तिवारी जी? नहीं देखिए चित्रा जी, ये बात तो स्पष्ट है कि जो बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं, देश के सामने आज खुलासा कर रहे हैं, उस बात में सच्चाई होगी। और सबको पता है, चाहे बंगाल का चुनाव देखिए और कहीं जिस राज्य में चुनाव होते हैं, वहाँ विरोधी दलों के यहाँ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, लोगों का छापा पड़ता है विरोधी दल के नेताओं के पास। तो सब लोग, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आता है इस बात को लेकर के।
बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। आप कह रहे हैं कि ये डर जाते हैं लोग। हाँ बोलिए, अपनी बात आगे बढ़ाइए आप। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जिस चीज को लेकर हेलो आपकी आवाज आ रही है मृत्युंजय जी, आप बताइए। आप कह रहे हैं कि चूंकि ईडी और सीबीआई के डर से मायावती ने गठबंधन नहीं किया कांग्रेस पार्टी के साथ। ये बीजेपी आरएसएस का जो दलितों का प्रेम, अभी सुधांशु जी बता रहे थे, ये नकली दलितों का प्रेम है। बीजेपी का आरएसएस का तो चरित्र रहा है दलित विरोधी मानसिकता है। वो लाख प्रयास कर ले, इसके बावजूद दलित भाई देश के जानते हैं। अभी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ क्या किया, जिन्होंने चिराग पासवान जी ने अपना राम बताया और राम ने हनुमान को बेघर कर दिया। और तो दलित प्रेम बताने से नहीं होगा। दलित प्रेम बीजेपी का, आरएसएस का देश और दुनिया और देश के दलित भाई जानते हैं। इसलिए मायावती बहन मायावती जी किन कारणों से कांग्रेस के साथ नहीं गई वो बताएंगे। लेकिन इतना तो सत्य है कि आज जिस तरह से एजेंसियां केंद्र की लगी हुई है विरोधी पार्टियों को परेशान करने में, डराने में, ये अब बताने के लिए नहीं है, ये सबको दिख रहा है। तो बहन जी डर गई प्रेम बीजेपी का, जो 4 बार मुख्यमंत्री रही हो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की, आपको लग रहा है कि वो ईडी और सीबीआई से डर गई, इस वजह से गठबंधन नहीं किया? बहन मायावती डरने वाली नहीं है, ये तो हमें पता है। हाँ। लेकिन अब क्या कारण रहे नहीं रहे, ये तो बहन मायावती की पार्टी के लोग बताएंगे, राहुल जी तो यही कह रहे हैं। बताएंगे। हाँ। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता, सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी ने ये बात कही है। इसलिए इस बात में दम लगता है कि कहीं न कहीं जो आज देश में बीजेपी विरोधी सेकुलर फोर्स जो एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, उसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। अभी अजय आलोक जी प्रवचन कर रहे थे, जिन्होंने संविधान को तार तार किया, लोकतंत्र का गला रात में घोट दिया, वो बता रहे प्रवचन आज संविधान की लोकतंत्र की परिभाषा राहुल गांधी जी को बता रहे। कितने बार पलटी मारे इनके नेता 2010 से लेकर अभी तक, बता दीजिए। अजय आलोक जी कितने बार नीतीश कुमार जी कई बार पलटी मारे, ठीक है, और आप लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। ये क्या संविधान और लोकतंत्र बताएंगे? ठीक है अजय जी को आपके सवाल पे उनका जवाब ले लेती हूँ। अजय आलोक जी जी, पहली बार लालू यादव की सरकार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी थी। मृत्युंजय तिवारी शायद उस वक्त आरजेडी में नहीं थे, इसलिए इनको नहीं पता है। हमारे साथ भी सरकार बनाई, ठीक है, पलटी अगर हम मार रहे हैं तो इन्होंने कम पलटी नहीं मारी है, कितने दलों को खा गई है। मुझे एक बात बताइए चित्रा जी, मैं आपके दर्शकों से आज पूछना चाहता हूं, ये कहते हैं ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करती है सरकार, आप ईडी सीबीआई से डरते क्यों है भाई? ईडी और सीबीआई से, एक मिनट मृत्युंजय जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। ईडी, अरे मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन तो लीजिए। मैं कह रहा हूं ईडी और सीबीआई से डरने की क्या जरूरत है अगर कोई गलत नहीं किया है? कौन डर रहा है भाई? नरेंद्र मोदी जी को सीबीआई ने 3 महीने तक 8-8 घंटे ग्रिल किया, 8-8 घंटे ग्रिल किया, अमित शाह को ग्रिल किया, कुछ मिलता तो छोड़ते, वो लोग डटे रहे, क्लीन होके निकले। आप लोग क्यों जेल चले जाते हैं? लालू यादव के पास सीबीआई आती है तो साक्ष्य क्यों मिलते हैं, वो जेल में क्यों चले जाते हैं? तेजस्वी यादव के पास सीबीआई आती है, रेड होता है तो क्यों साक्ष्य मिल जाते हैं, वो जेल क्यों चले जाते हैं? महाराष्ट्र में गृह मंत्री जेल क्यों चला जाता है? महाराष्ट्र में जेल मंत्री क्यों चला जाता है? शिवसेना के संजय राउत की संपत्ति जब्त क्यों हो जाती है? क्यों नहीं लोग एक्सप्लेन कर पाते हैं कि ये संपत्तियां कहां से लाई? लेकिन विरोधियों को डराने के लिए इस्तेमाल तो किया जाता है ना जांच एजेंसियों का। अजय आलोक जी ठीक है, मृत्युंजय तिवारी जी उनकी बात हो जाएगी, बात उसके बाद बोलिएगा। अरे चलाते रहेंगे, बोलिए बोलिए। एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं चित्रा जी कि अगर आपने कुछ गलत नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो डरने की जरूरत क्या है? ईडी का रेड, सीबीआई का रेड, ईडी ने क्या, सीबीआई ने क्या नरेंद्र मोदी जी से क्वेश्चन नहीं किया था बीइंग गुजरात चीफ मिनिस्टर? कुछ मिला? अगर कुछ मिलता था आपको क्या लगता है कांग्रेस और यूपीए सरकार छोड़ देती? एक मिनट सुनिए, बीच में मत बोलिए, इसका कोई फायदा नहीं होता, बीच में मत बोलिए। दोनों बोलने के साथ लालू यादव के पास क्यों मिल जाती है संपत्ति? एक बार उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोल लीजिएगा। मृत्युंजय जी प्लीज उनको बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। नहीं, ये कह रहे डर रहे, कौन डर रहा है बताइए? ये कहना चित्रा जी कि ईडी सीबीआई जब ये परिवारवादियों के यहाँ रेड करती है तो ईडी सीबीआई को साक्ष्य क्यों मिल जाते हैं? इनको क्यों जेल हो जाती है? न्यायालय इनको बेल देने से मना क्यों कर देता है अगर ये बेकसूर है तो? ये चोरी करके सीनाजोरी कर रहे हैं यहाँ पे। ऊपर के नीचे तक की परिवारवाद की पार्टी चोरियों में लिप्त है, सारे तो बेल पे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कौन बेल पे नहीं? आप बताइए जरा। लालू यादव बेल के लिए तरस रहे, मिल नहीं रहा है।
तेजस्वी यादव बेल पे हैं। आप जिन्होंने ये खजाना लोग लूट लिया, ईडी सीबीआई उनको का नहीं हुआ खड़ा पकड़ेंगे। करते हैं क्योंकि ईडी तो सीबीआई के पास CBI इन्हीं को कुछ करेंगे, मिलता है, नेताओं बाकियों में को क्यों नहीं मिलता? ठीक है, अब जल्दी से अपनी बात मृत्युंजय जी खत्म कर लीजिए, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। वो कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई से इतना डर क्यों रहता है आप लोगों को? फंस हो गई, इसमें हमारी क्या गलती है? भाई? डर नहीं तो डर कैसा? मृत्युंजय तिवारी जी, किया है तो अपने गलत काम को परिणाम को भुगतेंगे। हाँ ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए मृत्युंजय जी। नाराज कर रही है तो उसमें हमारा क्या दोष है? या पकड़ी नहीं जाएगी, सीबीआई कार्रवाई नहीं करेगी, किसी की संपत्ति जब्त हो रही है, किसी के 900 करोड़, किसी के 1000 करोड़, योगदान नहीं है आजादी की लड़ाई में, मेहनत से कमाया है। प्रवचन दे गाड़ी रहे, जनता की अज्ञान कमाई दे रहे, चीज के इस तरह के पैसे बनाए हुए आप लोगों ने। ठीक है। कंप्लेन आप करने चले जाते हैं शरद पवार साहब प्रधानमंत्री से कि ईडी की कार्रवाई संजय राउत पे ठीक नहीं है। अजित क्यों पवार नहीं जी ठीक? को क्यों सरकार आपने को इलीगल बनाने तरीके के से लिए काम आए किया है, थे? ईडी जब ने देश अपने काम हो किया, रहा उसमें था, क्या दिक्कत है? अगर आपको उस समय दिक्कत अजित लगता है पवार न्यायालय जी जाइए। को ठीक है, चलिए आप दोनों लोगों की बात हो गई। सुप्रिया जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, ठीक है, आपका कोई जवाब नहीं होता है, ठीक कहते है। हैं केंद्र कार्रवाई कर रहा है। अरे भैया साक्ष्य क्यों मिल रहे हैं? केंद्र कार्रवाई कर रहा है तो अगर आपने गलत नहीं किया तो साक्ष्य नहीं मिलेगा। आपको तो ईडी है, ईडी सीबीआई से बचे हैं ना भाई, सृजन से लेकर शौचालय तक सारे घोटाले में बचे हुए हैं, इसलिए बीजेपी के साथ है। कह रहे हैं सृजन से शौचालय तक के भ्रष्टाचार में बचे हुए हैं क्योंकि बीजेपी के साथ हैं। अजय आलोक जी एक लाइन में, उसके बाद बाकी लोगों के पास जाऊंगी मैं, जल्दी से सर। हाँ एकदम। अब क्या बोलेंगे अजय आलोक जी, बेचारा बोलने के लिए कुछ नहीं है उनके पास। देखिए ऐसा है कि इनके उंगली उठाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि सृजन घोटाले को सीबीआई को हम नहीं सौंपा था। अभी तक इसमें 27 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और रोज दिन रहस्यघातन हो रहे हैं और इनके अच्छे अच्छे लोग पकड़े जा रहे हैं उसमें। सृजन 1991 से लालू यादव के समय से शुरू हुआ था, ये भूल जाते हैं कन्वीनियंटली। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए यहां पर मैं सीधे आपके पास आऊंगी। सुप्रिया श्रीनेत जी, अभी हाल ही में सामाजिक न्याय पखवाड़े की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई थी, खासतौर से जब भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थापना का दिवस मना रही थी। तमाम बातें उनकी ओर से जिक्र किया गया। दलित मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री आगे बढ़े और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि देश में दो तरह की राजनीति इस वक्त चल रही है, एक राष्ट्रभक्तों की और एक परिवारवादियों की। उसके जरिए आप ही लोगों पर तंज कस रहे थे कि दरअसल परिवारवादियों को लेकर जनता के मन में हमने वो भरोसा पैदा कर दिया है कि परिवारवाद इस देश का भला नहीं कर सकता और इसी वजह से बार बार देश के लोग खारिज कर रहे हैं ऐसे लोगों को। प्रधानमंत्री मोदी की आदत है कैमरा देखकर बहुत कुछ बोलने लगते हैं। मैं मोदी जी से पलटकर दो सवाल पूछती हूं। आपको परिवारवाद से नहीं, आपको एक ही परिवार से दिक्कत है क्योंकि वो खड़े होकर आपसे सवाल पूछता है निडर और निर्भीक होकर। मोदी जी ने पीडीपी के साथ सरकार बनाई, मोदी जी ने शिवसेना के साथ सरकार बनाई, मोदी जी ने अकालीस के साथ सरकार बनाई। सब परिवार की पार्टियां थी, कोई दिक्कत नहीं थी। पूरी पार्टी में वंशज भरे पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहां से भी जो ले गए मेरे मित्र है वो सब वंशज है, उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में निषाद और अपना दल के साथ मिलकर सरकार बनाई है, खूब गलबैयां हुई, परिवारवाद की पार्टी है। अगर वो देश का विनाश कर रहे हैं जैसा कि आप और मोदी, आपने कहा मोदी जी कह रहे हैं, तो ऐसा विनाशकारी लोगों को अपने साथ लेकर क्यों घूम रहे हैं आप? उनके साथ मिलकर सरकार क्यों बना रहे हैं? दिक्कत की बात यह है कि मोदी जी परिवारवाद की बात करते वक्त ये भूल जाते हैं कि उनका अपना दामन इसमें जबरदस्त तरीके से मैला है। सिवाय एक बात के, उनको एक ही परिवार से दिक्कत है। और मैं एक बात जरूर बोलना चाहती हूं, कुछ लोग यहां पर दोगलई की बात कर रहे थे। दोगलई की बात वो लोग ना करें जो आज भी चरण वंदन में जुटे हुए हैं, जबकि उनकी अस्मिता पर, उनके डीएनए तक पर मोदी जी ने सवाल उठा दिया था। सत्ता का लालच ऐसा होता है कि डीएनए पर सवाल उठाया, अस्मिता पर बिहार की, और अभी भी बेचारे चरण वंदन कर रहे हैं। ये दोगलई की बातें करेंगे, हंसी आती है इन लोगों पर। लेकिन परिवारवाद पर आपके डायरेक्ट सवाल का मैंने डायरेक्ट जवाब और एक सवाल भी पूछा है और मैं आशा करती हूं सुधांशु जी इसका जवाब देंगे। और एक चीज और कह दूं, आपने, क्योंकि मैंने कहा कोई नेहरू गांधी पीएम नहीं बना, आपने कहा अध्यक्ष बने। हमारे यहां अध्यक्ष बनने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी लंबी है और बहुत ही इसको डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ा जाता है, क्योंकि जितिन प्रसाद भी इनके खिलाफ लड़े थे, माधव सिंधिया भी लड़ना चाहते थे। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि आज की तारीख में भाजपा का क्या कोई अध्यक्ष चुनाव लड़के जीता है? ये बता दे। रबर स्टैंप बेचारे नड्डा जी बने घूमते हैं, सारा काम अमित शाह जी कर रहे हैं। चलिए इसका मैं जवाब दे लूंगी सुधांशु जी से, लेकिन डीएनए की आपने बात की है अजय आलोक जी, दो लाइन में जल्दी से। आसान नहीं है। वो कह रहे हैं कि चरण वंदना आईने में में देखने में खराब लगता है तो मेरी गलती नहीं है, मैं तो सिर्फ आईना सामने रख रहा था।
अजय आलोक जी, मेरे ख्याल से टीवी आपके सामने है, उसका वॉल्यूम भी ऑन है, प्लीज अगर उसको डाउन कर लेंगे या फिर अब आप ऑडियो ठीक कराइए, कम से कम उन तक डायरेक्ट आवाज जा पाए। जहां तक रही डीएनए की बात, और डीएनए का तो जवाब हमने दे दिया था, उस वक्त कांग्रेस पार्टी भी थी ना हमारे साथ। हाँ ठीक है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी भी साथ में थी उसके। अब मैं आ जाती हूँ सुधांशु त्रिवेदी जी सीधे आपके पास। पहुंच गए चरण वंदन करने। सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या जवाब दिया था भैया, बताना जरा। लेकिन बार बार जिन मुद्दों पर राहुल गांधी आपको घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुद्दे तो कुछ महत्वपूर्ण है ना। देखिए, ये बात सच है कि 5 राज्यों में, 4 राज्यों में आप जीत हासिल करते हैं। परिवारवाद पर ही पहले आप जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि आपने भी बहुत सारी ऐसी पार्टियों के साथ गठबंधन कर रखा है जो परिवारवाद के देन है, और फिर बीजेपी उल्टा सवाल क्यों करती है कि परिवारवादियों ने देश का बंटाधार कर रखा है। मैं सारी बातों का उत्तर दूंगा, पहले एक बिंदु का जरूर उत्तर दे दूं। केवल जो इन्होंने कहा ना, ईडी एजेंसीज, ये वो, मृत्युंजय तिवारी जी बैठे हैं, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ चारा घोटाले का केस कब दर्ज हुआ? जब जनता दल की सरकार थी, और ये उसी जनता दल सरकार के मुख्यमंत्री थे, देवगौड़ा जी की सरकार में। इन्हीं की पार्टी की केंद्र में सरकार, इन्हीं की पार्टी के प्रदेश में सरकार, और उसमें मुकदमा दर्ज हुआ और दोष भाजपा का। अब आइए सुप्रिया जी की पार्टी, एक ही उदाहरण दे रहा हूं। एक ही केस है जिसमें सोनिया जी और राहुल जी को जमानत देनी पड़ी, नेशनल हेराल्ड का केस। कब शुरू हुआ? 2013 में, जब केंद्र में इनकी सरकार थी और कोर्ट ने शुरू किया और उस केस में जमानत देनी पड़ी, आरोप भाजपा के ऊपर। गजब का तर्क है कि नहीं? अब दूसरी बात बताता हूं, इंस्टीट्यूशंस का बड़ा सम्मान होना चाहिए, और राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री और संसद के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा पारित जो विधेयक था, उसको टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यह सम्मान था संस्थाओं के प्रति। अरे आप सरकार में थे, आपकी आंख की पुतली का एक इशारा होता तो वो विड्रॉ हो जाता, वो नहीं हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इन लोगों का वास्तविक चरित्र ठीक सबके सामने। हाँ, परिवारवाद की बात सुप्रिया जी को पता नहीं क्यों गलतफहमी है कि एक परिवार से। पहले तो ये बता दूं, इन्होंने कहा इनके यहां अध्यक्ष की चयन की प्रक्रिया बड़ी लंबी है और परिवार का उससे लेना नहीं। चित्रा जी, बिल्कुल बहुत लंबी है। 2022 में इनकी अध्यक्ष है सोनिया गांधी जी, 2019 और 20 में अध्यक्ष थे राहुल गांधी जी, 1919-20 में अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू जी। बड़ी लंबी प्रक्रिया है। 102 साल से घुमा फिराकर सत्ता का केंद्र एक ही परिवार के ऊपर है। चाहे कोई भी प्रधानमंत्री रह ले, कोई भी पार्टी का अध्यक्ष रह ले, और कोई दूसरा होता है तो स्टेप डाउन करना पड़ जाता है। चाहे पुरुषोत्तम दास टंडन को नेहरू के सामने करना पड़ा हो, या देवराज अरस को इंदिरा जी के सामने करना पड़ा हो। इसलिए यह परिवार की प्रक्रिया। अब दूसरी बात, पता नहीं क्यों गलतफहमी की एक परिवार से प्रॉब्लम है। अरे यूपी में आपका परिवार कहां था भाई? वहां तो अखिलेश जी का परिवार था, और उनमें कन्नौज में हम बाकी तमाम सीटें जीते, करहल की सीट हार गए, ठीक है। ये बिहार में आपका परिवार कहां था? तो गरीब गुरबा का परिवार था, लालू प्रसाद यादव जी का। तेलंगाना में केसीआर की बेटी चुनाव हारी, चंद्रबाबू नायडू जी के बेटे चुनाव हारे। कर्नाटक में आप कहां थे उस समय? देवगौड़ा जी के बेटे चुनाव हारे। उत्तर से दक्षिण तक यह बात ये बताइए, कश्मीर में महबूबा मुफ्ती चुनाव हारी, आप तो नहीं थे। काहे की गलतफहमी अभी तक आपको है कि जमीन से आसमां तक मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। आज पूर्वोत्तर में आपका एक सांसद नहीं रह गया है। आप अपने राज्य में, आप अपनी अमेठी और रायबरेली लोकसभा बताने की स्थिति में नहीं है। 2 लोकसभा सीट होती थी, आज 2 विधानसभा। तो परिवार से नहीं, परिवारवाद की राजनीति की जो गंगोत्री थी, चित्रा जी मैं बोल सकती हूं? हाँ, उनकी बात खत्म हो जाए फिर आप बोल लीजिएगा सुप्रिया जी। एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा। परिमार्जन भाजपा, ठीक है। वो 2 महत्वपूर्ण बातें कहते हुए नजर आए। परिवारवादियों को लेकर जो प्रदेश की भी पॉलिटिक्स चलती है आगे, उस पर भी उनका तंज था। तो उस पर आप जवाब दीजिए कि खुद पर ही कांग्रेस पार्टी क्यों लेकर जाती है जब भी परिवारवाद की बात होती है तो। और इसके साथ इन्होंने अध्यक्ष पद को लेकर भी सवाल खड़े किए, और ये बात भी सच है। खुद पर लेकर नहीं गई। देखिए, गुजरात हिमाचल के, अब चूंकि इसी साल चुनाव होने हैं आखिर में, पिछली बार मुझे याद आ रहा है कि जब रिजल्ट सामने आए थे उसके तुरंत बाद कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी की ताजपोशी की गई थी, तो सोनिया गांधी के बाद ही उनके सिर पर ताज सजा था। ये बात तो सच है सुप्रिया जी। मैं तो खुद नहीं लेकर गई थी, आपने सवाल पूछा था, सवाल का जवाब तो दूंगी ही। शो में आई हूं, मैंने तो पूछा निषाद पार्टी और अपना दल को क्यों रखा हुआ है? पीडीपी और सेना और अकाली के साथ मिलकर सरकार क्यों बनाई थी? पंकजा मुंडे से लेकर पूनम महाजन से लेकर जयंत सिन्हा, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, कल्याण सिंह के लड़के, उनके पोते, राजनाथ सिंह जी के लड़के, हमारे जो ले गए वो सब किसी न किसी के पिता, किसी न किसी के पुत्र ही है ना, मान्यवर, या उनके भी वंशज ही खत्म किए दे रहे हैं आप लोग।
तो दिक्कत की बात यह है कि अपने गिरेबा में भी झांक कर देखिए ये बोलने से पहले। और परिवारवाद पर मुझे एक बात जरूर ये कहनी है कि परिवारवाद में अगर कोई परिवार की पार्टी भी है जहां का मुखिया किसी परिवार का है, अगर प्रजातंत्र में उसको वोट मिलकर चुना जा रहा है तो उसको प्रजातांत्रिक तरीके से चुना हुआ कहते हैं। परिवारवाद बात कर रहे हैं, अरे भैया तो निकालिए निषाद जी को, निकालिए अनुप्रिया पटेल जी को, लेकिन वो नहीं निकालेंगे क्योंकि उनके बिना सरकार नहीं बनेगी। अब आपने बात करी कि कांग्रेस के कितने अध्यक्ष थे और क्या था, ये बात दलितों से शुरू हुई थी तो मैं कुछ आंकड़े रख देती हूं, आप भी अपनी तरफ से अगर कोई आंकड़े हो तो रखिएगा। 17 राज्यों में सरकार है सुधांशु जी आपकी, 17 में, एक में दलित मुख्यमंत्री हो तो बताइए। हमारे 3 दलित प्रेसिडेंट हुए, जगजीवन राम जी, सीताराम केसरी जी, दामोदरम संजीवैया जी। कांग्रेस ने इस देश का पहला दलित राष्ट्रपति बनाए KR नारायणन जी, पहली दलित लोकसभा स्पीकर महिला बनाई मीरा कुमार जी, पहले दलित लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाए मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और तो और दलित चीफ मिनिस्टर अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले दलित KG बालाकृष्णन, कांग्रेस की देन थे। दलित चीफ मिनिस्टर्स का नाम आप सुनना चाहते हैं, दामोदरन संजीवैया जी, भोला पासवान शास्त्री जी, रामसुंदर दास जी, सुशील कुमार शिंदे जी, जगन्नाथ पहाड़िया जी और चरणजीत चन्नी जी। 17 जगहों पर आपकी सरकार है, एक दलित मुख्यमंत्री नहीं है आपके पास। इसीलिए मैं कहती हूं मूलतः आपकी जो मानसिकता है, मूलतः जो आपकी आइडियोलॉजी है, मूलतः जो आपका आपने कहा ना चाल चरित्र की बात आप RSS की करते हैं, जहां से आपकी ट्रेनिंग होती है, वो मूलतः दलित विरोधी है। क्या आपको अपनी पार्टी में एक भी दलित नेता नहीं मिलता कहीं कमान संभालने के लिए? और आपने बनवारी मेघवंशी के बारे में जो चुप्पी साधी, उससे बहुत सी बातें अपने आप साफ हो जाती। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी पहले दलित कांग्रेस पार्टी की देन है। देखिए चित्रा जी कैसे कैसे इंस्टीट्यूशंस की बात मुंह से निकल आती है। बने थे। अरे भाई वो कॉलेजियम ने बनाया था और ये कह रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कांग्रेस की देन है। कहते कहते दिल की आरज़ू लबों पे आ ही जाती है। हमारे शासनकाल में बने थे कि राहुल गांधी जी कुछ भी बोले और चुप्पी की बात जब मैंने जब जवाब नहीं होता तो लोग शेर पढ़ने लगते हैं और इंदिरा जी के बारे में, जब सटीक सवाल का सीधा जवाब नहीं होता तो लोग शेर और शायरी करते हैं। ठीक है, आप जब बोल रही थी वो चुप थे, अब उनकी बात सुन लीजिए। कि आपने देखिए अब अपने टर्न, अरे शेरो शायरी पे बोल रही हूँ, तथ्यात्मक बात कर रहे हैं। सवाल तथ्यात्मक पूछा, मैंने जवाब कि कैसे चीफ जस्टिस को सुपरसीड किया था, सुपरसीड करके बनाया था। इतना नहीं सुप्रिया जी, आप भूल गई, इंदिरा जी ने कहा था कमिटेड जुडिशरी होनी चाहिए। 17 जगह सरकार है, एक मुख्यमंत्री दलित है आपका, बताइए। प्रतिबद्ध होना चाहिए, प्रतिबद्ध होना चाहिए। अरे भाई मैंने आपसे पूछा था, अब आपने मान लिया था ना। पहले बताइए, मैंने जब आपको जवाब दिया कि इंदिरा जी और नेहरू जी बड़े नेता नहीं थे, आपने उसका जवाब नहीं दिया। पहले मैं इसको आपको बधाई देता हूं, आपने स्वीकार कर लिया कि वो बाद में ऐसे बने थे। अब आता हूं दलित, ये मूर्खता का सवाल था इसलिए इसका जवाब देना ठीक नहीं समझा। अरे भाई ये मूर्खता का सवाल था इसलिए इसका जवाब देना ठीक नहीं समझा। चाहता हूं ये आपके फ्रस्ट्रेशन का सवाल था इसलिए जवाब देना ठीक नहीं समझा। मैंने तो तथ्यात्मक सवाल आपसे पूछा है, तथ्यात्मक सवाल का एक आंकड़ा बता रही हूँ। सुप्रिया जी अब उनकी बात हो जाए जरा, अब उनकी बात हो जाए जरा, लेकिन कम से कम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, वो किसी भी धर्म, भाषा, किसी भी मजहब उससे आते हों, पार्टियों को कम से कम उस चीज से अपने आप को दूर रखना चाहिए। लेकिन फिलहाल जल्दी से सुधांशु त्रिवेदी जी अपनी बात पूरी कीजिए, वरना रह जाएगी। हमारे टेन्योर के दौरान वो अरे आप जब ये कहेंगे कि हमने बनाया, कांग्रेस पार्टी ने बनाया, कांग्रेस पार्टी की देन है, आज है ऐसा माहौल। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में आप समझ रही हैं सुप्रिया श्रीनेत, आप क्या बोल रही हैं, आप क्या बोल रही हैं, आपको अंदाजा है इस बारे में? हाँ कह रही, बिल्कुल बोल रही हूँ। हमने ऐसा एनवायरनमेंट बनाया कि बन सकते थे। ठीक है, हाँ तो फिर ये मत बोलिए ना कि कांग्रेस पार्टी ने बनाया, ये मत बोले कि कांग्रेस पार्टी ने बनाया। सुधांशु त्रिवेदी जी 2 लाइन में जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे ब्रेक के लिए जाना है। ठीक है सर, ठीक है मैम, ओके। सुधांशु जी जल्दी से। आपके मुंह बनाने से थोड़ी मैं आपकी बात सबसे बड़े दलितों के महापुरुष हुए डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने जब कांग्रेस की सरकार से बतौर मंत्री रिजाइन किया था, मैं दर्शकों से कहता हूं ना मेरी बात मानिए ना सुप्रिया जी की बात, केवल डॉक्टर अंबेडकर का त्याग पत्र का पत्र, रिजिग्नेशन लेटर पढ़ लीजिए, कांग्रेस ने उनके साथ क्या क्या किया है वो साफ हो जाता है। और हाल के वर्षों में सबसे बड़ी नेता हुई मायावती, जिनके ऊपर प्राणघातक हमला, जान का हमला हुआ और कांग्रेस बैठी वहां राष्ट्रपति शासन में देखती रही और हमारी पार्टी के नेता राहुल गांधी की ओर से बड़ा खुलासा आज किया गया है। ये कहते हुए उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती को उन्होंने सीएम पद का ऑफर दिया था यूपी इलेक्शन में, लेकिन उनकी ओर से नहीं मिला जवाब, क्योंकि वो ईडी और सीबीआई से डर गई थी। इसी मुद्दे को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे थे। बीजेपी और आरएसएस पर भी राहुल गांधी ने हमला बोला।
जिसको लेकर बीजेपी के अपने दावे और राहुल गांधी पर करारा प्रहार।